हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक तो रॉन्स्कियन के हेल्प से और दूसरा लिपस्किट कंडीशन या फिर जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड थे। और आज के इस वीडियो में मैं पूरे यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है ये बोलो या फिर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, दो तीन कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने पॉसिबिलिटी है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि 2011 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट को छोड़ के। अब वो दो तीन कॉन्सेप्ट को हम एक बार जब पीडीई, सीओवी और हमारा जब इंटीग्रल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम फिर से एक लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एक बार आप अगर ये पूरा लेक्चर देख लेते हो तो इसके बाहर एमएच सेट के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितने भी टॉपिक है पूरा वीडियो देखो और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको ये शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो जो नंबर है मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। जो भी डिटेल रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आज के जो काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आपको पता है कि ओडीई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कैलकुलेशन पार्ट होते हैं, तो उसको मैंने सारे सॉल्यूशन लिखे हैं ताकि वो जो सॉल्व करने में जो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को आज कर सके। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चलेगा, तो प्लीज पेशेंस से पूरा वीडियो देखो, किसी भी पार्ट को स्किप मत करो। किसी भी पार्ट को अगर आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए और वही क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं 2011 से लेकर 2020 तक के टोटल क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए उसको स्किप करेंगे और बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2020 से। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था रॉन्स्कियन के हेल्प से था। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? किसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे, तो यानी कि हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज पिछला सेकेंड वीडियो भी, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का देख लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको पता होगा, अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो देयर आर मेथड्स। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। और आपने ये बीएससी में पढ़ा होगा कि एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। इसके अलावा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ बर्नौली इक्वेशन होते हैं। और इन सारे के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? होमोजीनियस और जो कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में। ये दो कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए तो हर टाइप के क्वेश्चन है, और हर टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली देख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाए। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या वो एक पैराबोला है, क्या वो एक हाइपरबोला है, क्या एक सर्कल है, तो ये बिना हमें सॉल्व करे नहीं पता चले। बट अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो ये आप पे, क्योंकि आपको सबको पता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से भी कर सकते हो या फिर सिंपल वेरिएबल सेपरेबल। तो अब देखो, अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि आपको सपोज एफ ऑफ एक्स इसके साथ dx आ जाता है और एक g ऑफ y के साथ dy। तो जब भी आपके इस टाइप के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आप सीधे सीधे इसको x से इंटीग्रेट कर दो, इसको y से इंटीग्रेट कर दो। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर ये सिंपल हमें दिख रहा है कि इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से कर सकते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबको y बाय एक्स से डिवाइड कर देता हूं। अगर इसको y बाय एक्स से डिवाइड करूंगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि dy के साथ y के टर्म्स हो और dx के साथ x के टर्म्स हो। तो जैसे मैं इसको y बाय एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाय y। जब मैं इसको y बाय एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल
1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेपरेबल मेथड से हम सिंपल कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दो y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ y, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ x, और यहां पे ये सपोज कांस्टेंट है तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट को क्या ले लेते हैं, log k या log c। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे पास y/x आ जाएगा, या फिर सिंपल y/x लिखो, और ये सपोज हमारे पास log, अब मॉड लगाओ मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता यहां पे। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सिंपल log y/x इज इक्वल टू log/k। तो ये log से log कैंसिल, एक्चुअल में log से log कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, y/x इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू k। तो ये किसका इक्वेशन है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सिंपल ये किसका इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट में कह रहा था स्ट्रेट लाइन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो पैराबोला बोल रहा है, हाइपरबोला बोल रहा है और सर्कल, ये सारे आंसर हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो ऑर्डर क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो कितना आ रहा है, 3। इसके पास 1 है और यहां पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। तो यहां से हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब सेकेंड चेक करना है हमको। अब इसमें एक ऑप्शन ये 3 3 3 3 है, तो एक चेंज कर दो, सपोज ये ठीक है, इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक कुछ चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, जब डिग्री निकालना होता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रेडिकल्स नहीं होने चाहिए। e⁻dy/dx, cos dy/dx, sin dy/dx, इस तरीके के एक्सपांशन फॉर्म नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करेंगे। तो जब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करते हैं, यानी कि ये जो 1/3 दिख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, बट आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो यहां पे रेडिकल से फ्री हो गया, यानी कि जो 1/3 क्यूब रूट आ रहा था हमने उसका पावर क्यूब ले लिया, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। यानी कि ऑर्डर भी 3 है, इसका डिग्री भी 3 है। ये एक बार देख लेना कि उसमें क्या लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी या ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता होगा कि जितने कांस्टेंट होते हैं हम उसको एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, 2 कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अगर वो 2 ऑर्डर का है तो हमें क्या करना होता है, कम से कम उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होता है। तो 2 टाइम जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, लेकिन उससे ज्यादा करेंगे तो वो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास एग्जैक्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो वो उसके पास एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। अब ये ऑलरेडी हमने किया है, तो ये पिछले वीडियो में हमने किया था कि इसमें से जो h है वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि बाउंडेड रीजन है, और ये वाला जो है ये इसमें 0 पे प्रॉब्लम हो रहा था, और यहां पे ये जो हमारे पास एक मॉड y इज लेस देन 1, यानी कि एक इंटरवल बनेगा -1 to 1 और उसमें 0 इंक्लूड करता है। अब 0 इंक्लूड कर रहा है मतलब बाउंडेड नहीं होगा, जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम क्या करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y। तो 0 पे ये बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास एग्जांपल है बर्नौली इक्वेशन का। तो पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे किसी बर्नौली इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब पहले बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट 1 ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लूं तो वो कुछ इस फॉर्म का होता है, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सिंपल y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये e रेस टू पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट है q ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये हमारे पास किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो। तो अगर बर्नौली इक्वेशन है तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे कुछ y रेस टू m होते हैं, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको y इज इक्वल टू 1 माइनस m पुट करना है, सिर्फ ये पुट कर दो, ये कन्वर्ट हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हम कंपेयर करते हैं हमारे एग्जांपल को इससे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बर्नौली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल को देखूं तो अब हमारे पास क्या दिया वो देखो, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स माइनस 2xy स्क्वायर, तो यहां पे y स्क्वायर आ गया, ये उसी फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स वाई के साथ सिर्फ x का फंक्शन, और यहां पे सिर्फ ये x का फंक्शन होना चाहिए था, बट ये y स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2x बाय वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये आ गया, तो हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं v इज इक्वल टू वाई रेस टू 1 माइनस m, बट यहाँ पे m क्या है 2, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 1 बाय वाई। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये y डैश है तो मैं ऐसे dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, v डैश लिख सकता हूँ, तो ये टोटल के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस v डैश, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस v डैश माइनस, अब ये देखो 1 बाय वाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, 1 बाय वाई के प्लेस पे v पुट कर सकता हूं, तो ये माइनस 2x इंटू वी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। कैसे पता चला, जो y था वो रिप्लेस हो गया v से, ये उसके डेरिवेटिव, अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन, ये v, और ये हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन, यानी कि वो y के टर्म्स में था, ये v और y और x के टर्म्स में था, ये v और x के टर्म्स में होगा। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास q ऑफ x, ये हमारे पास p ऑफ x। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं थोड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल v डैश, और सेकेंड स्टेप क्या आया था, प्लस 2xv, और राइट साइड में माइनस x आया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, v e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू नॉन होमोजीनियस पार्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर से जो आंसर आता है उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस c। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, तो e रेस टू एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहां पे भी यही कर सकते हैं, माइनस को बाहर ले लो, x e रेस टू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब ध्यान दो, ये x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि x स्क्वायर का क्या आता है 2x, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा टर्म हो जाएगा t, और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसके प्लेस पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, तो इसके प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, सिंपल e रेस टू टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपल e रेस टू टी। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास माइनस 1 बाई 2 e रेस टू टी का इंटीग्रेशन भी e रेस टू टी प्लस सी। अगर मैं इसको e रेस टू माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे e रेस टू माइनस टी बचेगा। लेकिन v की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1 बाय वाई, तो ये 1 बाय वाई। तो अगर मैं y को ये साइड लेके जाऊं तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, माइनस हाफ प्लस सी ई रेस टू माइनस टी माइनस 1। लेकिन t को हमने क्या पुट किया था, इसको x स्क्वायर पुट किया था,
तो मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टाइम e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये अपने पास हमारे पास आंसर हो। जितना आप अप्लाइड में स्पीड इंक्रीज करोगे वो कब होगा, जब आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन को जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये क्लियर है आपको? क्या है यहाँ पे -12 c प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू -1। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस और भी एक्स स्क्वायर है। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है इसमें से। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सिंपल हमने बर्नौली इक्वेशन था उसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास कैसा था, माइनस प्लस और यहां पे ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमारे हो गए 2019 के। अब 2018 में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a प्लस 5 फ्रॉम दिस। देखो, इस क्वेश्चन को वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसके नेचर, उसका आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे और उसके नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो अगर आपको उस सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो इसका यही आंसर होगा। तो आपको एक्चुअल में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ए है। अब उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो अपने कंफर्मेशन के लिए किसका ये आंसर राइट है या। तो मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूं किसके बारे में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जैसे अभी हमने क्या देखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, ऐसे हम इन जनरल क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का ले सकते हैं विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब यहां पे जो a0x है वो सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं, d रेस टू n, एक काम करते हैं सिंपल, y रेस टू n प्लस सपोज ये an, या फिर इसको यही रखते हैं, यहां पे कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, a1 y रेस टू n माइनस 1 सॉल्व अप टू, लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट मतलब ये an माइनस 1 an माइनस 2 y और ये कांस्टेंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे नॉन होमोजीनियस पार्ट रहता है तो इसके पास जिसके जनरल सॉल्यूशन आते हैं वहां पे दो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोले या कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वहां पे हम लोग एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ते हैं और प्लस उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का यहां पे नहीं है तो होमोजीनियस का यूज कर रहे हैं। तो होमोजीनियस में क्या होता है, इसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का, तो इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, जब भी आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए जिसके सारे कोएफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, तो आप क्या करो, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर का यूज करते हैं d, जिसको हम लोग बोलते हैं d/dx। तो अगर मैं इसको ऑपरेटर एज अ ऑपरेटर यूज करूं तो ये मेरे पास d रेस टू n a1 और यहां पे ये d रेस टू n माइनस 1 सॉल्व अप टू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये y इज इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करके आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, m रेस टू n a1 m रेस टू n माइनस 1 सॉल्व अप टू ऐसे ही, ये आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। जैसे मैं आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, तो अगर एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म का होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे कोई कांस्टेंट, तो a1 dy बाई डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0। y उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ये दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अब आपको पता है इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, इसके कितने रूट होंगे, 2। या तो रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या तो रियल इक्वल हो सकते हैं, या तो अनरियल हो सकते हैं। तो अगर सपोज इसके 2 रूट आ गए, मैंने इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, तो जब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं तो इसके पास या तो रूट्स जो होंगे वो m1 m2 आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, या तो रूट्स आपस में इक्वल होंगे,
या तो रूट जो होंगे m1 m2 ये कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि हम लोग रियल कोएफिशिएंट मान के चल रहे हैं तो उसके जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। अगर सॉल्यूशन रियल है, मान लो ये दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो जो सॉल्यूशन आता है हमारे पास वो C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x ये आ जाएगा। अगर आपका रूट इक्वल है तो आपका जो सॉल्यूशन आ जाता है वो C1 e⁻m1x, इसमें एक ही रूट है ना, तो इसको C1 प्लस x इंटू C2 e⁻mx, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो इसको m कॉमन वैल्यू दे देते हैं, तो ये हमारे पास ये आ गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है तो इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? अच्छा, अगर ये 3 रूट होंगे तो फॉर एग्जांपल तीनों रूट है और तीनों डिफरेंट है, तो यहां पे एक और आ जाएगा C2 e⁻m3x। मान लो 2 रिपीटेड है, एक अलग है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? ये 2 हो गए तो आप यहां पे इसको C3 e⁻m3x लिख सकते हो। अगर मान लो तीनों रिपीटेड है तो आप क्या करोगे? x² C3 e⁻mx, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब लास्ट केस बचा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं तो उसके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। इसको लिखने का 2 तरीका है। तो उसमें जो सेकेंड फॉर्म है ना, वो हमारे पास सॉल्यूशन में दी है। यानी कि अगर हमारे पास जो रूट है वो अल्फा प्लस इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसके रूट क्या होंगे? अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है y ऑफ x इज इक्वल टू e⁻α x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। एक तो ये फॉर्म हो गया। आप इसको 2 तरीके से और लिख सकते हो। वो कैसे? y इज इक्वल टू C1 e⁻α x साइन, क्या है यहाँ पे, बीटा, और फिर उसके बाद जो भी आप यूज कर रहे हो x प्लस बीटा x प्लस और दूसरा कांस्टेंट C2, ये इस तरीके से। या फिर आप इसको रिप्लेस कर दो cos से, तो या तो इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो यहाँ पे जो साइन है उसको रिप्लेस कर सकते हो cos। तो ये डिफरेंट तरीके हैं सॉल्यूशन को लिखने के, जब हमारे रूट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो एक्चुअल में इसी फॉर्म का तो दिख रहा है। अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखोगे तो वो इसी फॉर्म का है। इसका मतलब क्या है कि जब आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो उसके जो रूट आएंगे उसमें रियल पार्ट क्या होगा? ये जो e के पावर में है, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या होगा? बीटा। तो आप, अगर आपको ये पता है, ये फॉर्म पता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्ट आंसर देके आगे जाओ। लेकिन इसके लिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप तभी कर सकते हो जब आपको पूरा कंफर्म हो कि हाँ मुझे पता है कि यही आंसर होगा, अदरवाइज आप उसमें गलती करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब है उसमें जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स हैं, तो उसके सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकते हैं। अब आपको एक बार आइडिया लग गया तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं पहला ऑप्शन देख रहा हूं, क्योंकि जो बी सी डी ऑप्शन है वहां पे कोएफिशिएंट जो है वो dy/dt का क्या है? 2t है। मतलब वो एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एक वेरिएबल कांस्टेंट का है। अब थोड़ा ध्यान दो, इसका मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसे दिया है? e⁻⁻t sin ओमेगा t प्लस फाई। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों कांस्टेंट है, a और फाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक रूट उसका क्या आएगा? -α। सेकेंड रूट क्या आएगा उसका? ओमेगा। यानी कि अब इसमें से कौन सा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप इसको सॉल्व करोगे तो वो अल्फा, क्योंकि इसका साइन चेंज, सॉरी, -α प्लस माइनस आई बीटा, या फिर बीटा आई। ठीक है, तो यही फॉर्म में आपका आंसर होगा। जिसका भी रूट ये आ रहा है तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो अब चेक करते हैं, मैं फर्स्ट ऑप्शन ही आपको चेक करके बता रहा हूं क्योंकि वही आंसर है, बट ये आपको तब पता होगा जब आपको ये फॉर्म पता है कि क्या रूट होने पे क्या होते हैं। ऐसे ही नहीं आपको कुछ भी करके आना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन लिखा क्या है? t²y/dt² प्लस 2 टाइम्स अल्फा dy/dt। अब थोड़ा यहां पे दिमाग लगाओ कि जहां जहां पे आपको याद रखना है, जहां पे मैंने C1 यूज किया आपको
क्या यूज करना है, ए यूज करना है, और जहां पे मैंने C2 यूज किया था आपको फाई यूज करना है, और जो रूट है जहां पे मैंने M1 M2 था वहां पे, अरे सॉरी अल्फा बीटा, तो यहां पे अल्फा और ओमेगा यूज किया, बाकी सेम वैसे रहेंगे। तो अगर आप इसका क्या बना रहे हो, तो देखो आपको एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि जो रूट आएंगे जिस फॉर्म में दिया है वो रियल रूट तो नहीं हो सकता। वो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट ही होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होंगे। तो अगर आप इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हो तो वो आ जाएगा m² 2 अल्फा, क्योंकि d/dt को हम क्या पुट कर देंगे, d ऑपरेटर, और d को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो ये m² और d/dt के प्लेस पे फिर से m, और ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू तो हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -2 अल्फा, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, मतलब a हमारे पास 1 है तो 1 को छोड़ दो, c लिख दो सीधे सीधे, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियरली आपको दिख रहा है ये पूरे टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये टर्म तो पूरा आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल -4 ओमेगा स्क्वायर। 4 का आपका क्या निकल के आ जाएगा 2, ओमेगा का आपका निकल के आ जाएगा ओमेगा, और माइनस का आपका निकल के आ जाएगा आई, और अपॉन में क्या रहता है 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1। तो आपके सामने बचा क्या, जब ये 4 से 2 कॉमन आया, यहां से 2 कॉमन आया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो, आपके सामने बच क्या रहा है, एक तो माइनस अल्फा बच रहा है, और यहां पे एक प्लस माइनस बीटा बच रहा है, और एक तो आपके सामने ये आई बच रहा है, और एक ओमेगा बच रहा है। ठीक है, अरे बीटा कहां से आ गया, इसमें तो ओमेगा है ना, एक ओमेगा बच रहा है और एक आई बच रहा है। तो मतलब जो मैंने आपको कहा था उसी फॉर्म का आ गया, यानी कि जिसका रूट इस फॉर्म का आएगा, तो अगर आप इसको सॉल्यूशन लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, e⁻∞ और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस कोई भी कांस्टेंट, आप C2 यूज करो, आपको C2 यूज करना है, और स्टार्टिंग में आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर पता था तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको ये, जैसे देखो सेट में ना आपको जो मेहनत करनी होती है एग्जाम के पहले करनी होती है, एग्जाम में आपको जस्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन टिक करके आगे निकलो, उसमें इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको भी देखो देख के पता चल रहा है कि अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करने लग रहे हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 581 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑलरेडी हमने किया था, किसके हेल्प से, जो इन जनरल रॉन्स्किन का फॉर्मूला था हमारे पास, उसके हेल्प से हमने देखा था कि जो a1 है यानी कि dy/dx का कोएफिशिएंट वो 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास रॉन्स्किन कांस्टेंट आता है, अदरवाइज वो वेरिएबल के फॉर्म में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन के लिए अब वो पहले ही कर रहा है कि ये एग्जैक्ट है, तो किससे मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट होगा। अब आपको एग्जैक्ट का इसमें क्या चीज पता होनी चाहिए, देखो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता देता हूं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा कह रहा हूं कि सेट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप पूरे क्वेश्चन उठाओ तो मोस्टली आपको 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है आपका 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे, बाकी 70 क्वेश्चन में मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 30 सेकंड से अंदर की कम टाइम में आपके क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। बट आपको उसके सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग वे में करना है, उसके हर एक के शॉर्टकट मेथड आपको पता होने चाहिए। अब ध्यान दो, तो इसमें क्या कह रहा है, पहले आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक इसमें थोड़ा सा टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। टोटल डेरिवेटिव में अगर आपको बता दूं कि अगर कोई 2 वेरिएबल का मैं एक फंक्शन ले रहा हूं तो df इज इक्वल टू एफ एक्स dx प्लस एफ वाई डी वाई, इसे हम लोग कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मैं कह रहा हूं अगर इस फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना होता है। बट हमारे पास थ्योरम है, अब ऐसा तो नहीं कि हम ढूंढते बैठेंगे कि किस फंक्शन का वो हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी किस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव है। तो एक काम करते हैं, थ्योरम आता है,
थ्योरम ये कहता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा, mxy dx प्लस nxy dy। अगर जो पेड क्लास में ज्वाइन होंगे उनको पता होगा, ये हमने कहा देखा था, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा था। कब देखा था, जब अगर हमको किसी एनालिटिक फंक्शन का हार्मोनिक पार्ट पता हो तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस फंक्शन को एनालिटिक बनाते हैं। यानी कि आपको रियल पार्ट पता है तो आप उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हो, सच दैट कि अल्फा प्लस आई बीटा क्या हो जाएगा, वो एक एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो उसमें भी हम लोग टोटल डेरिवेटिव एग्जैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दो, ये mxy टू वेरिएबल का फंक्शन nxy, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ कहीं हद तक टोटल डेरिवेटिव के जैसा है। मतलब अगर मुझे एक ऐसा f मिल जाए जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि ये जो है इस f का विथ रिस्पेक्ट टू x हो और ये जो हो ये विथ रिस्पेक्ट टू y हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो f आता है यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, f इज इक्वल टू c, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये आइडिया आपको एक पता होना चाहिए। अब सेकेंड जो मैंने आप थ्योरम की बात की थी कि कैसे चेक करते हैं कि कोई भी ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट जो एक थ्योरम है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट बताना है तो एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहां पे m लिख रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं xy को, तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, इसे आप अगर एग्जैक्ट कहना चाहते हो तो आपको ये चेक करना होगा कि एम वाई की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एन एक्स की इक्वल आनी चाहिए। और अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इक्वल है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है, अगर एग्जैक्ट है तो ये, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या आपको हर एक में चेक करना है, थोड़ा आइडिया देखो। m को किससे डिफरेंशिएट करना है, y से, n को किससे डिफरेंशिएट करना है, x से, ये माइंड में रखो। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया कैसे, पहले वो फॉर्म देखो। आपको ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई रेस टू 4 और दूसरा दे रहा है 2y क्यूब, और आपके जितने भी सॉल्यूशन है वो x का फंक्शन है। आपको इससे किससे डिफरेंशिएट करना है, आपको इसको y से डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये जो m है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है किससे, y से। इसको आपको डिफरेंशिएट किससे करना है, x से करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लियरली ये एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि इसका 0 आ जाएगा और इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 4x y क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान दो, मैं कह रहा हूं अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करना है और अगर मैं इस p ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो जिस p ऑफ x से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इसको रिमूव कर देना है, इसका तो कुछ मतलब नहीं है ना। जब आप अगर m y से इसको पूरे m को जो नया आएगा सपोज m डैश है उसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, ये पार्ट तो हमेशा 0 होने वाला है। तो क्यों ना आप एक काम करो, जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो और उसको y से डिफरेंशिएट करो। और होता क्या, मैं एक चीज बता रहा हूं, जो भी x वाला होगा इसको तो आपको हाथ भी नहीं लगाना है ना, x इंटू पी ऑफ एक्स तो ऐसे ही रहेंगे, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करना है, इसको करना है। तो ये क्या आ जाएगा 4y क्यूब, ये क्लियर है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो यही आएगा। आप कोई भी x ले लो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यही आने वाला, मतलब सॉरी my यही आने वाला है, क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो तो फिर आपका क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको x से करना है। अब आप ये चेक कर दो कि किस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने पे जब उस फंक्शन का आप विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हो तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो आपके पास निकल के आ गया जैसे में पहला ऑप्शन, अब आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फर्स्ट ऑप्शन से करो। और मोस्टली चांस ऐसे रहते हैं क्योंकि उनको भी पता रहता है कि जो स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से करेंगे। अगर जिसने ऑप्शन से चेक कर रहा है तो उसको फर्स्ट या सेकंड में ही आंसर मिल जाएगा। ये सेट का अप्रोच ऐसा होता है कि जब वो पेपर सेट करते हैं उनके माइंड में ही रहता है कि जो स्टूडेंट है या फिर जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है वो इसी अप्रोच को फॉलो करे ताकि उनका फर्स्ट में ही मिल जाए, ताकि वो टाइम बचा सके। अब देखो ये एक्स क्यूब, तो ये तो हट गया हमारे पास। मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा। सेकेंड हमारे पास एक्स था, ये भी ऐसे ही रहेगा। और जब वाई के रिस्पेक्ट में वाई रेस टू 4 को कर रहा हूं तो ये 4y क्यूब ये आएगा।
अब आपको क्या करना है, यहां पे भी मल्टीप्लाई करता है, ये तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये n है और ये m है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना था, ये आया। अब इसको n के रिस्पेक्ट में करना, ये तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसी का आपको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x e⁻²। मुझे नहीं लगता अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 मिल गया, e⁻² ये भी मिल गया, x भी आपको मिल गया, y³ भी आपको मिल गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। आपके माइंड में एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन रिलेटेड आते हैं तो उसके मोस्टली चांसेस होते हैं प्रोबेबली कि वो फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हाँ, अगर आपका कोई और एग्जाम हो तो उसमें हो सकता है ऐसे ना हो, लेकिन एमएस सेट में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपके टाइम से हो, तो आपको वो सारे अप्रोच पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। अब देखो एक क्वेश्चन आया इसमें, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने शायद होमोजीनियस वर्ड मिस कर दिया था, तो अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सपोज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और ये सपोज एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि e⁻² से मल्टीप्लाई करने पे ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है, आपको ध्यान देना इसके ऑर्डर पे, ये 4th ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आपको लेना देना नहीं, सिर्फ याद रखना होमोजीनियस होना चाहिए। लीनियर है तो इसके पास कितने एग्जैक्टली 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अब ये है आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग स्टर्म लिवलियस प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं, हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये स्टर्म लिवली प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक्चुअल में अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, एक्चुअल में हम लोग सॉल्व ही करेंगे, बट आपको कैसे एग्जाम में करना है, आपको पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टर्म लिवली प्रॉब्लम का, जिसको हम लोग SLP भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसके सॉल्यूशन को 3 केस आते हैं जब आपको आइगन वैल्यू निकालना रहता है। मोस्टली क्या होता है इसमें, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर वो बाउंड्री कंडीशन लगा रहा है और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब उस पर 1 पुट करने पे, ठीक है, यहाँ पे 0। तो मैं आपको यहां पे क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। इसमें अप्रोच ये होता है कि आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहते हैं, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ना लैम्बडा पे 3 केसेस आते हैं। जब आप लैम्बडा को 0 लोगे तब भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जो कांस्टेंट आते हैं C1 C2 0 आ जाता है। सेकेंड केस में क्या होता है, जब अगर आप लैम्बडा को पॉजिटिव लेते हो, सॉरी अगर मैं यहां पे लैम्बडा को निगेटिव लूंगा तो ये फिर से हमारे पास क्या आता है, C1 C2 0 हो जाता है, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं लैम्बडा को पॉजिटिव ले रहा हूं तब हमारे पास जो रूट आते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा। सिंपल सी बात है, निगेटिव में आएंगे, रूट में निगेटिव आ जाएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगा। तो वहां से हमको क्या मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो वहां से हमें कुछ लैम्बडा पे कंडीशंस मिलती है। तो आपको फर्स्ट सेकेंड कंडीशन तो नहीं चेक करना है, आपको कौन सी कंडीशन चेक करना है, डायरेक्ट थर्ड। हो सकता है कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पे वो फॉलो ना करे, बट आप क्या करो, हमेशा उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि थर्ड वाला ही केस लो। ऑलमोस्ट चांसेस इसी के रहते हैं कि वो थर्ड वाले केस पे ही आएगा, और आपको इससे दिख भी रहा है, एक आइडिया भी लग जाता है कि ये जो फॉर्म दिख रहे ये कहीं ना कहीं या तो ये बता रहा है कि साइन थीटा किस पॉइंट पे 0 है, या तो कॉस थीटा किस पॉइंट पे 0 है, ये उसी फॉर्म का आपको दिख रहा है। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे ही होगा, बट आपको ऑप्शन, अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको क्वेश्चन देख के वो आइडिया लगना चाहिए कि आप सेट के क्वेश्चन को किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, एक चीज क्लियर हो गया कि जिसके रूट आएंगे वो सपोज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में, और उसी में आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखो, अगर मैं इसका एक
लैम्बडा को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो जब मैं रूट में लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ओमेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओमेगा आई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, हमने अब भी देखा था कि अगर हमारा रूट अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो अल्फा है ये ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स आपस में चेंज कर सकते हो। तो यहां पे अल्फा वाला पार्ट तो प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये रूट लेंगे तो ये यहां से कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू प्लस माइनस रूट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू वो वाला पार्ट तो 0 हो गया यानी कि 1, तो सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, C कॉस बीटा के प्लेस पे आपका रूट लैम्बडा, और किसके टर्म्स में ले रहा है ये, x के टर्म्स में ले रहा है, हाँ x के टर्म्स में ले रहा है, तो x C2 साइन, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब ये तो आपको पता है सिंपल सॉल्व हो गया लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, लैम्बडा पे कंडीशन निकालना है ताकि इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दिया है उसको यूज करते हैं। ये m नहीं आएगा, ये तो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, x के टर्म्स में, तो इसको y ऑफ x ले लो। एक्चुअल में हमारे पास ये x के टर्म्स में नहीं है, ये ऐसा है, जो y है उसके प्लेस पे कैपिटल X दिया है और जहां पे x है उसके प्लेस पे t दिया है, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लो, यहाँ पे x ऑफ t इज इक्वल टू tt, मतलब y को रिप्लेस कर दो कैपिटल X से और जो x है उसको रिप्लेस कर दो t से। इस फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या दी है कि 0 पुट करने पे 0 और उसके डेरिवेटिव पे 1 पुट करने पे 0। मतलब इससे क्या पता चल गया, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो बाद में करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं। अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये टर्म 0, साइन 0 0, ये वाला टर्म बचा, ये 1 बचा, क्या C1 की वैल्यू 0, यानी कि अब आपके सामने x ऑफ t क्या आ जाएगा। क्या गड़बड़ हुआ इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से अगर मैं पुट करूं, C1 0 आ गया, ठीक है, तो ये आ रहा है सपोज Cn साइन रूट टी लैम्बडा, सही है ना, क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x ऑफ t आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, अच्छा उसके डेरिवेटिव पे दिया है ना, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके डेरिवेटिव पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, और इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो साइन का कॉस C2 रूट लैम्बडा और रूट लैम्बडा t, इसका करेंगे साइन कॉस रूट लैम्बडा t और इसका करेंगे तो t का 1, तो यानी कि रूट लैम्बडा रह जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे पास बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है कि इस पे अगर मैं 1 पुट करूं तो आंसर 0, यानी कि ये 0 और C2 लैम्बडा कॉस रूट लैम्बडा ये आ गया। अब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 हो गया। लैम्बडा को हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन 0 लिया था, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। C2 अगर 0 हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं होगा, ये 0 हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यानी कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वही आंसर आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता, सेट में वही स्टैंडर्ड आते हैं। अगर स्टर्म लेवल पे पूछ रहा है, चाहे वो सेट के क्वेश्चन हो, अगर आप नेट के भी क्वेश्चन कर रहे हो, देखा जाए तो इसमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक है कि आपके नेट के भी क्वेश्चन हो गए, जिसमें से ये फेमस एग्जांपल है जहां पे सिर्फ बाउंड्री कंडीशन अलग अलग पूछ के आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इसी टेक्निक से आपको सॉल्व करना। ये 0 कब होगा, जब रूट लैम्बडा ऑड मल्टीपल होगा, बट यहां पे 2n-1 इसके ले लेना क्योंकि लैम्बडा को 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां से आपके सामने क्या आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके सामने π/2 2n-1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आइगन वैल्यू होगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो यानी कि
भले आपको क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगा, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ डायरेक्ट इसी कंडीशन से सॉल्व करना है। आपको फर्स्ट केस नहीं चेक करना है, आपको सेकेंड केस भी नहीं चेक करना है। अगर आप चेक कर रहे हो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलने वाले। आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि अगर बाकी सब केस में अगर आप चेक भी कर रहे हो तो आपका वो e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा, तो आपका कुछ मतलब नहीं सॉल्व करके वहां पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और उसका जब ये तो रूट लैम्बडा का आ गया तो उसका स्क्वायर, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो उसका स्क्वायर, तो यानी आइगन वैल्यू हमारे पास ये जो लैम्बडा n है वो ये आ जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग कांस्टेंट a फ्रॉम। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक हैं, जैसे 2 से 3 टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो छोड़ के हम सारे टॉपिक करने वाले। तो उसमें ये भी आता है, अगर आपको इसको करना तो आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, इसको एक बार डेरिवेटिव करो, इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो और जो जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट कर दो और चेक कर लो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये वैसे भी नहीं आने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, एक बार इसका dy/dx निकालो, उससे भी कुछ नहीं होगा। आप उसका स्क्वायर लोगे, अगर उससे निकल गया तो आपका या तो C और D ऑप्शन होगा, अगर नहीं निकल रहा है तो आप A B निकालो, मतलब उसका क्यूब लो। तो एक काम करो, आप सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y, अब इसमें y का स्क्वायर यूज हो रहा है तो y स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। हर एक टर्म में -4 इंटू XY यूज हो रहा है तो वो निकाल लो और उसको dy/dx से मल्टीप्लाई कर लो और एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। अब पुट करो, इसमें से किसी न किसी में आंसर मिल। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में स्किप करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, बट आपको उस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जितने टाइम में आप इसको अटेम्प्ट करोगे उतने टाइम में आपके बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो एक काम करो, पहले की स्टार्टिंग के मैं तो बोलता हूं 1 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन जो आपके 1 मिनट से कम ले रहे हैं आप उसको सारे कर लो और आपको ऐसे 50 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जो सिंपल रिजल्ट पे हो जाते हैं। यानी कि 1 घंटे में, मतलब बहुत टाइम बता रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप 1 घंटे के अंदर 50 से भी ज्यादा कर सकते हो। अब बचे हुए टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपके पास है जिसको अगर आपको आता है तो सॉल्व करो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अप्लाइड के, बल्कि इसके प्लेस पे आप ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि जहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो होगा क्या, आप इस क्वेश्चन में मेहनत कर रहे हो और आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप जब घर पे आके बोलोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो था बट मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। पहले जितना हो सकता है आप थ्योरी बेस के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जिसमें कैलकुलेशन यूज हो रहा है, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जब आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चन हो गए। ऐसा नहीं कि आ रहा है आप उस पर लगे पड़े हो, उसको सॉल्व करते जा रहे हो और आपका टाइम उसी में निकल गया और बाकी वो क्वेश्चन थ्योरी के इजी कर लिए जो सिंपल बेसिक रिजल्ट पे थे। ठीक है, ये तो हमने देखा था सिंपल कि अगर कोई इंटरवल किसी के अंदर कंटेन कर रहा है तो उस पर जो कंडीशन थी लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे, छोटे पे अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बड़े वाले पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, बड़े वाले पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो छोटे वाले पे भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। जस्ट ये उल्टा होता है किसका, जैसे हम वेक्टर स्पेस के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे फंक्शन के लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल, अरे किसी एक फंक्शन के लिए, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शन है उसके किसी इंटरवल पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको ये देख के लग रहा होगा कि इसको कैसे करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। मैंने तो आपको यह बताया था कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको चेक कैसे करते हैं, हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। मान लो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, कि आपका मान लो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको पहला फॉर्म बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, mdx आपको क्या करना है, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहां पे आपको वही टर्म लेने हैं जिसमें नॉट कंटेनिंग x होगा, या फिर आप उल्टा कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, इसको जैसे यहां पे y एज अ कांस्टेंट किया था, आप क्या कर सकते हो, यहां पे
एज अ एक्स को कांस्टेंट रख सकते हो, वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो और यहाँ पे वो टर्म ले लो जिसमें वाई प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सिंपल मेथड है, उसी फॉर्म में दिया, आप चेक कर सकते हो। चेक नहीं करना है आपको, रफली ऊपर से ही समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की इक्वेशन जब भी इस फॉर्म के दिया होता है, सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि पहले तो लीनियर देखो, लीनियर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि लीनियर है या नहीं, या तो लीनियर नहीं होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस है तो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि क्या उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो आप एग्जैक्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करो, बहुत सारे इक्वेशन आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाते हैं। तो आपको ये यूज करना है। अब मैं आपको दिखा दूं हमारे पास क्या गिवन है। यहां पे हमारे पास गिवन है 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने दे दिया गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें होगा क्या। मतलब ये m है, आप अगर my करोगे तो nx इक्वल आएगा, आप सिंपल देख सकते हो। तो इसमें वो टर्म लेना है, हम इंटीग्रेट करते हैं 1 प्लस ई रेस टू एक्स वाई को, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, और विथ रिस्पेक्ट टू dx इसको इंटीग्रेट करेंगे। और यहां पे कांस्टेंट, और यहां पे क्या लिखते हैं, इस n में वो टर्म लेते हैं जिसमें x प्रेजेंट ना हो। बट यहां पे भी x प्रेजेंट है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे टर्म में है, तो ये 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इस पार्ट को आप स्किप कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आपके सामने x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो e रेस टू एक्स बाय वाई, y एज ए ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लोगे तो x बाय वाई, ये तो कांस्टेंट है 1 बाय वाई, x का डेरिवेटिव 1 यानी कि 1 बाय वाई। तो सिंपल आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई। तो आपका इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेटिस्फाई द लिपस्किट कंडीशन। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वाई स्क्वायर है, अनबाउंडेड वाला छोड़ दो, जितने बाउंडेड वाले यानी कि सिर्फ यही है, इसी में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन में आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको अवॉइड करो। अवॉइड करने का मतलब ये, जैसे मैंने कहा कि आप पहले थ्योरी पे फोकस करो, अगर आपको पता है ये क्वेश्चन आपको आता है तभी इसको सॉल्व करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में स्टार्टिंग में स्किप करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पास टाइम है, आपके पास बचे हुए टाइम है, आप बोलोगे नहीं सर ने कहा था स्किप करने के लिए, इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आपको आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में स्किप मत करो, सॉरी स्टार्टिंग में स्किप कर दो, आगे चल के आपके पास टाइम है, आपको आ रहा है तो करो, अदरवाइज इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको प्रोसीजर बताऊं तो काफी, यानी कि कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोसीजर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आइडिया दे सकता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। होता क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे डी एक्स बाई डी टी, ए एक्स प्लस बी वाई और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे सी एक्स प्लस डी वाई। ये आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने का प्रोसीजर एक बार बताऊं तो होता क्या है, इसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो ई रेस टू कुछ सपोज m या लैम्बडा जो भी ले लो, इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कैसे करते हैं। अब इसको यहां पे पुट कर दो, यानी कि x की वैल्यू मिल गई, x के प्लेस पे ये पुट कर दो, y के प्लेस पे ये पुट कर दो, d इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y, और इसके प्लेस पे y के प्लेस पे ये पुट कर दो, और x के प्लेस पे ये। जब आप ये पुट करोगे ना, तो अगर आपके पास ये आ गया, आप पुट करोगे, फिर आपको क्या करना होता है, एक इक्वेशन बनाना होता है। तो अब इक्वेशन कैसे होगा, यहाँ पे a आ जाता है, जब आप यहाँ पे इसको पुट करोगे तो उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे कुछ लैम्बडा और कांस्टेंट के टर्म्स में मिलेंगे, यहाँ पे कुछ बीटा और लैम्बडा कांस्टेंट, ऐसे और एक इक्वेशन मिलेगा। और ये जो कोएफिशिएंट आते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, आपको पता है कि कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और अगर मुझे उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास मिलता है। तो उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, आपको वहां से 2 रूट मिलेंगे, m1 m2, और एक बार आपको m1 m2 मिल गया, अगर वो डिस्टिंक्ट आ गए तब तो आपके एग्जाम्पल सिंपल है,
कॉम्प्लेक्स आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट फिर भी लेंदी है, बट हो जाता है। थर्ड केस प्रॉब्लम कब होता है, जब रिपीटेड रूट्स आते हैं। वो इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि हो सकता है रियल कॉम्प्लेक्स के आप 20 क्वेश्चन कर लो, अगर वो सिंपल थ्योरी बेसिस पे है। ग्रुप थ्योरी के भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो या अलजेब्रा के, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम चले अगर वो रिपीटेड रूट्स का है। बट आपको क्या करना है, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया, आपको इसके फॉर्म में आ जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है। आपको करना क्या है, सिर्फ ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ये m1 m2, फिर कांस्टेंट निकालो और फिर उसके बाद आपका इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक बार क्या लेंगे, m1 की वैल्यू और एक बार m2 की वैल्यू। अगर डिस्टिंक्ट है तब तो डायरेक्ट आ जाता है, अगर रिपीटेड है तो थोड़ा फिर से उसको कन्वर्ट करना, मतलब फिर से सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुन। आपको करना क्या है, थोड़ा आइडिया लो किस तरीके से सॉल्व करना है। आप किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में इसका प्रोसीजर देख लो, ऐसे इसको सॉल्व करना है। आपको एक डिटरमिनेंट निकालनी है। यहां पे आप क्या लिखोगे, सुनो। तो यहां पे क्या आता है, कुछ a माइनस लैम्बडा, यहाँ पे b, यहाँ पे आपको कुछ a और यहाँ पे d, ये इस टाइप का आता है। तो आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है वो लैम्बडा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्बडा प्लस ए डी माइनस बी सी। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है ये क्या है। आप अगर वेक्टर इक्वेशन, अरे सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होगा तो सिंपल, ये ट्रेस है, ये डिटरमिनेंट है, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, क्लियर है। आप ये इक्वेशन निकालो। अब इसके 3 केसेस आ सकते हैं। रिपीटेड है तो बात अलग है, और अगर सेकेंड केस क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, और थर्ड केस क्या हो सकता है। वैसे जो प्रोसीजर है ना, तो आपको फिर भी सॉल्व करना है अगर आपको सॉल्यूशन एग्जैक्ट निकालना है। और थर्ड केस में क्या है, कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में होते हैं। और जो साइन एक्स कॉस एक्स है वो कैसा फंक्शन है, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड भी है। लेकिन अगर वो रिपीटेड वाला आ गया तो आपका किसके फॉर्म में आएगा, ई रेज़ टू एक्स के फॉर्म में सॉल्यूशन आएंगे। अगर आपका सेकेंड फॉर एग्जाम्पल और किसके फॉर्म में आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट आ रहा है, वो ई रेज़ टू एक्स के फॉर्म में आएंगे। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन ई रेज़ टू एक्स हो तब तो, या ई रेज़ टू माइनस एक्स हो। आपको पता है कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस तो है, प्रॉब्लम क्या है इसके बाउंडेड होने में। तो जस्ट आपको या कर, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। वैसे तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, बट आपको क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसके फॉर्म में लिख दो। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन दिया था हमारे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू वाई, और सेकेंड दिया है dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। सॉरी, इसमें हमको सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला इसके बारे में बताना है ना। ओके, मतलब इसमें अपने को कॉन्टिन्यूअस वगैरह ये सब नहीं बताना है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, ये सर्कल है या एलिप्स है या हाइपरबोला है या पैराबोला है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो। ये आपके पास y, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने x का टर्म नहीं है, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, y आपके पास 1 हो गया, b आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x का टर्म है यानी कि c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0। अगर आप इसको उस फॉर्मूले में पुट करते हो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ट्रेस पे a प्लस टी यानी कि 0। तो आपके सामने जो क्वाड्रेटिक आएगा वो सपोज लैम्बडा स्क्वायर, ट्रेस तो है ही नहीं, डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, ए डी है ही नहीं, और बी सी कितना है अपने पास 1 यानी कि -1 यानी कि 0। तो आपके सामने आ जाएगा +-1। आप इसको पुट करो वहां पे, जो x इज इक्वल टू था अपने पास ई रेज़ टू टी, ऐसे y इज इक्वल टू बी ई रेज़ टू टी। ये इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा। आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक बार 1 पुट करो और एक बार -1 पुट करो, तो क्लियरली आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये सर्कल का इक्वेशन तो है नहीं। सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, एक सर्कल है, तो अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो क्लियरली ना तो वो सर्कल का है, ना ही एलिप्स है, ना ही पैराबोला है, वो हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि एक जो आपका ई रेज़ टू माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप अगर जब हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ताकि वो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको
जस्ट ऐसे सॉल्व करना, आपको पता चल गया इसका सॉल्यूशन क्या है। अब वो हाइपरबोला है, पैराबोला है, तो मैं आपको जब ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, वैसे आपको उसके लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि हम लोग तो एक सिस्टमैटिक वे में ग्राफ पे एक वीडियो लाऊंगा जहां पे हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमें क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन करना है। तो यहां पे ये लीनियर डिफरेंशियल, मतलब यहां पे जो ये p है ना, ये dy बाई डी एक्स है, यहां पे ये dy बाई डी एक्स का क्यूब है। इसके पहले जो हम लोग करते थे ना, उसमें कहीं पे भी नॉन लीनियर वाला नहीं कर रहे थे, हम सिंपल लीनियर वाला कर रहे थे, या फिर वो m dx प्लस n dy के फॉर्म में था, उस टाइप के कर रहे थे। जब भी यहां पे हमको क्या निकालना रहता है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना रहता है। तो इसमें होता क्या है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर पाते, और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसकी कुछ टेक्निक्स है सॉल्व करने की। एक तो हम क्या करते हैं, इसमें से अपने को p एलिमिनेट करना है। तो जब p एलिमिनेट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूं कैसे करते हैं इसको। जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आपको कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dx बाई dy के फॉर्म में। यहां पे p क्या है आपको पता होगा, p इज इक्वल टू dx बाई dy, अरे सॉरी dx बाई dy नहीं, dy बाई dx। और अगर मैं 1 अपॉन पी लिखूं तो ये dx बाई dy आ जाएगा। होता है क्या, आपको dx बाई dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो फंक्शन आएंगे, सपोज वो p और y के टर्म्स में आ जाएगा, आपको इसको रिप्लेस कर देना 1 बाई पी से। आप इसको सॉल्व करो p के टर्म्स में, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट और y के टर्म्स आने चाहिए। एक बार इसके टर्म्स में आ गया तो आप जहां जहां भी आपको p दिख रहा है वहां पे आप k इंटू वाई पुट कर दो, या फिर फंक्शन ऑफ y इसको पुट कर दो कि वहां से p एलिमिनेट हो गया, और आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बता दे रहा हूं कैसे करते हैं, ये स्टेप है। इसके और भी टेक्निक है, बट इस क्वेश्चन में ये वाला यूज होगा। इसमें क्या करना है, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यू, ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको dx बाई डी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको dx बाई डी के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, अब थोड़ा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस पी क्यू, और x को लिख सकता हूं 1 अपॉन पी वाई माइनस पी क्यू। ठीक है, अब क्या क्या करना है, इसको x को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो dx बाई डी जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या होगा, इसको ऐसे ही रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे ही रखो, इसको डिफरेंशिएट करो। 1 अपॉन पी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर, और dp बाई डी एक्स, dp बाई डी वाई, सॉरी हाँ dp बाई डी वाई। और अब अगर इसको एज इट इज रखोगे तो 1 अपॉन पी ऐसे रहेगा, इसका आ जाएगा 1 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका आ जाएगा -3p स्क्वायर dp बाई डी वाई। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने क्या कहा कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा p मेरा ये साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी वाई। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं कि dx बाई डी वाई को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन पी। जब मैं 1 अपॉन पी को एज इट इज रखूंगा, तो जब मैं 1 अपॉन पी को एज इट इज रख रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3p स्क्वायर dp बाई डी वाई। ठीक है, और उसके बाद जब मैं प्लस, अब मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं तो y माइनस पी क्यू, और इसका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर dp बाई डी वाई। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो यानी कि मैं इसको अगर हटा दूं थोड़ा ध्यान से, तो आपके सामने बाहर क्या था, ऑलरेडी 1 अपॉन पी था। क्या था यहाँ पे आपके सामने, 1 अपॉन पी था, तो वो वाले टर्म कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ एक 1 अपॉन पी बचेगा। तो p से यहाँ पे p कैंसिल हो जाएगा आपका सामने। या फिर एक काम करो, यहाँ पे भी 1 अपॉन पी है, यहाँ पे भी 1 अपॉन पी है, और राइट साइड में तो आपका 0 आ गया। तो राइट साइड में 0 आ गया तो 1 अपॉन पी आपका कॉमन आ जाएगा, तो वो पूरा पार्ट हट जाएगा। तो आपके सामने से बचेगा क्या, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको अगर और अच्छे से लिख दूं, ये टर्म तो मेरा एज इट इज था, और दूसरा टर्म क्या आया था मेरे पास, 1 अपॉन पी कैंसिल हो गया था, और 1 अपॉन पी -3p स्क्वायर dp बाई डी वाई। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हो वो देखो, यहाँ पे तो 0 है, मैं 1 अपॉन पी कॉमन ले सकता हूँ,
ये मल्टीप्लाई में है, 1/p कॉमन ले सकता हूं, ये माइनस वाला तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद dp बाय dy भी कॉमन ले सकता हूं, मतलब वो जो dp वाला dy टर्म है पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके सामने बचेगा क्या, एक तो ये भी बाहर आ गया, सिर्फ आपके सामने बच रहा है -3p², और यहां से एक 1/p बाहर आ गया, तो आपके सामने क्या बचेगा, एक 1/p। आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो इसको, y - p³ इज इक्वल टू यहाँ पे 0। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आके ये साइड 0, -3p³ -y प्लस p³। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज मैं यहाँ पे 0 है ना, इसको क्या करूँ, ये साइड लेके आ जाओ, दिख नहीं रहा होगा, एक काम करो। तो अगर मैं इसको उठा के ये साइड लेके आ जाऊं और इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे साइड क्या आ जाएगा, y, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 और ये प्लस, तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -2p³। तो यहां से आपके सामने वैल्यू आ गई, p³ की वैल्यू आ गई -2/y, -2/y। तो ये आपका नहीं, -2 कैसे आएगा, अपॉन में आएगा ना, -y/2 ना, -y/2 ये सब, या आपके सामने p³ की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको p³ दिखा था इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, -y/2, और जहां पे p है उसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, -y/2 होल रेज़ टू 1/3, क्योंकि p³ की वैल्यू अगर ये है तो जब मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो -y/2 का होल रेज़ टू 1/3 आ जाएगा। तो एक काम करो, अब आप पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अगर आप चाहो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको टेक्निक पता है, तो आप अगर सॉल्व कर सकते हो तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना, बाद में आप भले से अटेम्प्ट करो लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। ये क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब मैं y के प्लेस पे y पुट करूंगा, py के प्लेस पे -y/2, तो ये जब टर्म यहां चले जाएगा तो ये 3y/2 आ जाएगा, और यहाँ पे p के प्लेस पे मैं पुट करूंगा -2/1/3x। अब ध्यान से देखो, इसका मैं अगर क्यूब करता हूं तो ये वाला टर्म कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे x³ आ जाएगा, ये आ जाएगा 27y³, 2 का क्यूब 8, यहाँ आके 2 से 8 कैंसल होके सिर्फ -4yx³, ये y से y कैंसल, 27y² प्लस 4x³ इज इक्वल टू 0। दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 4x³ प्लस 27y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये टेक्निक है कि सिंगुलर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगर कुछ इसी बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड एग्जांपल है तो वो एक बार देख लेते हैं, और बाकी जो 2-3 कॉन्सेप्ट है उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर लेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे का क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। अब कोई नया टॉपिक नहीं देखेंगे, जो इसी से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो हम एक बार जब हमारा बाकी सब अप्लाइड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, और मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दे रहा हूं क्योंकि अब हमने लगभग सारे टेक्निक्स देख लिए। अब आगे आपको जितने भी एग्जांपल्स मिलेंगे जो अब तक हमने देखा है उसके पे सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट बचेगा। एक मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, एक तो रेगुलर वाला, वो भी इजी है, कैसे चेक करते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, रेगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर में एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, कुछ नहीं होता, सिंपल वहां पे भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई सी पॉइंट को चेक करना है तो आपको एक्स मतलब जो p ऑफ x के कोएफिशिएंट है, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे, उससे हो जाता है। एक आपका है बेसेल्स फंक्शन पे, बेसेल फंक्शन का फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड है, उसमें आपको कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं, वो आपको रिजल्ट है बाय हार्ट कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आगे भी पूछे। और थर्ड में यहाँ पे एक पार्ट और स्किप कर रहा हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा है होमोजीनियस का, तो नॉन होमोजीनियस के लिए हम एक फॉर्म कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया वहां पे, पूरी इतने टाइम में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, तो वो एक पार्ट बचेगा। एक तो हमारा ये जो मैंने बताया क्या, रेगुलर पॉइंट, इरेगुलर पॉइंट और बेसेल्स, उसी के बाद फिर हमारा बेसेल्स भी हो जाता है। एक्चुअल में बेसेल्स या जो हम और एक सॉल्व करते हैं बेसेल्स, और एक होता है लीजेंडर पॉलिनोमियल या फिर लीजेंडर इक्वेशन। तो वहां पे लीजेंडर इक्वेशन में, बेसेल्स इक्वेशन में हम पहले ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि
रेगुलर पॉइंट क्या होता है, इरेगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर ऑर्डिनरी, ये पॉइंट पढ़ते हैं। और उसके बाद थोड़ा स्टर्म-लिवली कंडीशन का भी यूज होता है कि हम लोग उसको स्टैंडर्ड एसएलपी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन दो इक्वेशन को। तो वो पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूं, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसको भी वहां पे कवर कर लेंगे। सिंपल रिजल्ट पे बेस को क्वेश्चन है। तो अब देखो, मैं आपको जस्ट टाइप बता दे रहा हूं, जो हमने पढ़ा है आप उससे ट्राई करना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको अल्फा पुट करना है, सिंपल सी बात है। पुट करके आप चेक कर सकते हो, जितना स्पीड चेक कर सकते हो उसको y से डिफरेंशिएट करना है, इसको x से डिफरेंशिएट। पहले स्टार्टिंग से पुट करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। हाँ, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताने जाऊंगा बहुत टाइम चले जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत टाइम हो गया वीडियो, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो ये वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में ज्यादा MB का अपलोड नहीं होता। कम से कम ये 1 घंटे का है, तो कम से कम 7 से 8 GB का हो जाएगा। तो उससे ज्यादा 5-6 से ज्यादा वैसे भी होता नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन ऑफ, तो याद रखना 4 कॉन्सेप्ट बचे हैं और वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन आपके यहीं से थे। एक आपका फॉर्मेशन है, मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दूंगा और वो कितने डिग्री के होते हैं, वो लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, इसी पे क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको इक्वेशन एग्जैक्ट पूछता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही पूछेगा कि वो कितनी डिग्री का होगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं रॉन्स्कियन के हेल्प से, लिप्स्किट कंडीशन के हेल्प से, ये भी हो चुका है हमारा। ये मैं जो आपको बता रहा था बेसल्स इक्वेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट हम पहले बेसल्स इक्वेशन देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग रेगुलर पॉइंट और इरेगुलर पॉइंट, ताकि हमारे बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है। इसके लिए मैं इसको अभी अवॉइड इसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हम लोग को डिस्कस करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर वो एक बार आपका क्लियर हो गया तो वहां से आपको और भी प्रॉपर्टी पता चलती है, तो फिर ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूं। और उसके बाद ये तो सिंपल उसका क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि होमोमॉर्फिज्म, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, v से लेके u, v का डायमेंशन m है, इसका n, तो m⁻n आ जाएगा। सॉरी, m⁻n बोल रहा हूं, m × n, तो ये d ऑप्शन आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्लियरली ये आपका एग्जैक्ट से हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट से हो जाएगा, आप उससे कर लो। नहीं, एग्जैक्ट से अगर नहीं हो रहा है तो आप ट्राई करो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से या तो वेरिएबल सेपरेबल से। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपका हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। सिंपल आपको दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको कर सकते हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा, आपको सपोज एक कोई भी स्लोप मिल गया, तो आप एक ऐसा स्लोप ढूंढोगे जो उसके परपेंडिकुलर हो। तो इसका प्रोसीजर ऐसा होता है, क्या करना है आपको, तो देखो पहले आपको क्या करना है, ये आपको एक सॉल्यूशन दिया है, इसका यूज करके आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। तो एक कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और जो भी dy/dx आएगा आप उसको रिप्लेस कर दो -1/dy/dx से, या फिर -dx/dy से। वो आपके सामने क्या आ जाएगा, वो उसकी स्लोप जो होगी वो उसका ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, एक आपको फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिलाना है, कि यानी कि जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी मतलब dy/dx के फॉर्म में आएगा, उसके स्लोप में जो एक dy/dx आएगा उसके सॉल्यूशन को बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको लिख दो -1/dy/dx या -1 × उसके बाद आप उसका वो जिस फॉर्म में भी आएगा, हो सकता है लीनियर हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल हो, आप उसको जस्ट सॉल्व करो किसी भी मेथड से, आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना। ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, m² + 4 है, सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, एक रूट आएगा +2i, मतलब +-2i आ जाएंगे, ठीक है, +-2i आ जाएगा। इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है, तो e⁻² वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ cos 2x और cos 2x cos sin 2x, ये वाला पार्ट भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ या तो a और c रहेंगे। अब बचा इन दोनों में से क्या करेक्ट होगा, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है कि sin ax + b है, और नीचे अगर f ऑफ d² के फॉर्म में है तो d को रिप्लेस कर दो -a² से, यानी कि जो भी sin ax, यहाँ पे x के साथ क्या है 1, बट ये sin स्क्वायर है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का कि sin² x = 1 - cos 2x होल बाय, मतलब डिवाइडेड बाय 2,
1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और अगर कॉस रहता है तो आप उसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। 1/2 अलग कर दो तो 1/2 का तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, और उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा, cos 2x बाई डी। cos 2x हो या sin 2x हो, जस्ट आपको क्या करना है, 2 को नीचे पुट करना है, तो जो भी आपका f ऑफ d होगा, इसको आप सीधे क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सिंपल 2 है माइनस 2। अगर वो 0 आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको नीचे वाला जो f ऑफ d है यानी कि डी स्क्वायर प्लस 4 इसका डेरिवेटिव लेना होता है। आप उसका डेरिवेटिव ले लो और ऊपर जो आएगा आपके x आपको ऐड करना होता है। फिर से अगर 0 आ रहा है तो आप उसको फिर से डेरिवेटिव करो और नीचे का, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, x स्क्वायर। इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप सॉल्व कर सकते हो। m⁴ माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। m स्क्वायर के 2 रूट आएंगे, मतलब 2 रिपीटेड रूट 0 हो गया, एक रूट आपका क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m प्लस 1। तो जितना आपका हो सकता है क्लियर कर सकते हो। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जब रिपीटेड रूट आते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एक तो 1/x, दूसरा आपका क्या रहा था, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक पॉजिटिव 1 एक माइनस 1। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, देखो ये तो आपका एक आने वाला है, क्योंकि एक 1 इंटू ई रेस टू एक्स होता है और एक x इंटू ई रेस टू एक्स, बट आपका वो आ क्या रहा था, 0। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ई रेस टू एक्स 0। तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, 1 और एक x आएगा, और सेकेंड आपका ई रेस टू एक्स और एक ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, रेगुलर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, कौन सा ऑर्डिनरी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, कौन सा ऑर्डिनरी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये कुछ स्टर्म लिवली के थ्योरी है, आप किसी भी बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा कि जो आइगन फंक्शन होते हैं स्टर्म लिवली प्रॉब्लम के बिलोंग टू 2 डिफरेंट आइगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल। करेक्ट स्टेटमेंट है कि आइगन फंक्शन जो होता है, अब आइगन फंक्शन क्या होता है, जो आपको आइगन वैल्यू मिलेंगे उसके रिस्पेक्ट में जो आपको फंक्शन मिलते हैं वो, तो आइगन फंक्शन जो भी आते हैं आपको पता होना चाहिए वो ऑर्थोगोनल होता है। सेकंड क्या कह रहा है, द आइगन वैल्यू ऑफ स्टर्म लिवली प्रॉब्लम आर रियल। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो स्टर्म लिवली प्रॉब्लम के जो आइगन वैल्यू होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। थर्ड कह रहा है कि 2 आइगन फंक्शन ले रहा हूं, किसी भी करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको पता होगा जब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ते हैं, अगर हमारा आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पे भी है कि स्टर्म लिवली प्रॉब्लम के अगर 2 डिस्टिंक्ट आपके आइगन वैल्यू है तो उनका जो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन आता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। बट ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे डिफरेंट नहीं कह रहा, वो सेम कह रहा है। तो सेम में डिपेंड करता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। आइगन फंक्शन है, स्टर्म लिवली प्रॉब्लम को उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये आपको पता होगा कि ऑर्थोगोनल है तो नॉर्मलाइज करने के लिए जस्ट आपको उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना होता है। अब ऑर्थोगोनल तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा, तो वो नॉर्मलाइज भी हो जाता है। तो ये कुछ थ्योरी है, अब बुक में रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं रॉन्स्कियन के हेल्प से। इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, dy बाई डी एक्स 3y रेस टू 1। सिंपल आपका किससे आ जाएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल से। y रेस टू 2/3 को इधर लेके आ जाओ, ऊपर लेके आ जाओ, y रेस टू माइनस 2/3 उसको विथ रिस्पेक्ट टू y कर दो और इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो। जो भी आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा कि यूनिक है, 2 है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसमें इनिशियल कंडीशन भी यूज कर लेना, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर सकते हो। 608 क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है, वैसे आपको एक चीज भी ये भी पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ये आप एक तो एग्जिस्टेंस और उसके हेल्प से भी कर सकते हो। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये मेरे पास f ऑफ एक्स वाई, हम लोग कैसे लिखते हैं वहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये f ऑफ एक्स वाई, ये लिप्स्किट फंक्शन नहीं है। अगर लिप्स्किट कंडीशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते। हो सकता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बट वो बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि 2 थ्योरम है। अगर हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। तो सीधी सी बात है, y रेस टू 2/3 आपको पता होगा कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब बाय जो मैंने आपको 2 थ्योरम बताए थे, एक पियानो थ्योरम बताया था और एक पिकार्ड थ्योरम बताया था। पियानो थ्योरम ये कहता है कि अगर f ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस है तो आपके एग्जिस्टेंस के बारे में तो वो आपको दे रहा है, तो मतलब एग्जिस्टेंस तो होंगे। 2 सॉल्यूशन तो नहीं होता, पर इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन आ जाए। लिप्स्किट कंडीशन का भी देख चुके हम लोग।
ये रॉन्स्किन के हेल्प से है। फेब 2013 में ये हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो, इसमें कह रहा है एक होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो कितना कम से कम पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी साइन कॉस आता है तो इसका मतलब आपका कम से कम कितना ऑर्डर होना चाहिए, 2 डिग्री का होना चाहिए, तो इसके लिए आपको 2 डिग्री चाहिए। अब यहां पे देखो e⁻10x ये किससे आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको साइन एक्स कॉस एक्स दोनों हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ही आएंगे, तो 2 रूट के बारे में ये बता रहा है और 1 रूट के बारे में ये बता रहा है, तो कम से कम कितने होंगे, 3 से कम होगा तो ये नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 3 तो होने चाहिए। सेट ऑफ ऑल स्पेयर विद सेंटर, ये इसके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और थोड़ा पार्शियल का भी नॉलेज होना चाहिए, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब पार्शियल करेंगे। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे कि a1 क्या होना चाहिए, dy/dx का कोएफिशिएंट 0। फिर क्वेश्चन ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं रॉन्स्किन के हेल्प से। ये हमारा बेसेल्स इक्वेशन है, ये भी हम बाद में करेंगे। और द नंबर ऑफ, ये भी आपके उस पे है सिंपल कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये भी आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। ऑर्डर ऑफ एलिप्स पूछ रहा है, आपको पता होने चाहिए स्टैंडर्ड सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब पता होना चाहिए। और ये आपका फिर से आपका रॉन्स्किन के हेल्प से है। और ये क्वेश्चन सिंपल, आप देखो अब इसमें आपको बताओ, सिंपल से आपको पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइटली डिफरेंशियल ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसका रूट ओरली निकाल सकते हो, m² + 4 + 3 क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा m + 3 और एक आ जाएगा m + 1। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m² + 4m + 3। एक रूट आपका -4 आ गया, एक रूट आपका -3 आ गया। आपको सॉल्यूशन क्या आएगा, y(x) = c1 e⁻4x, -4x नहीं, एक 3 आ रहा है ना, e⁻3x + c2 e⁻x। अब ये सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूअस तो है, e⁻x का आपको ग्राफ पता होगा, e⁻x ऐसे जाता है, e⁻x ऐसे जाता है, थोड़ा सा उसी में आगे पीछे होके e⁻6 पे ऐसे ही आएगा। क्लियरली जब हम इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे कहाँ पे, -इन्फिनिटी पे, तो वो अनबाउंडेड चले जाएगा, मतलब अनबाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है, e⁻x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, e⁻x भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस और अनबाउंडेड। y² = sin x है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो लिस्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। sin x के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये देखो x² आ गया, इसका मतलब x के टाइप में जब भी ऐसे कुछ आ जाते हैं आपको पता होना चाहिए रिपीटेड रूट्स आप आ गए। sin x आपको 2 बता रहा है, रिपीटेड भी आपको फिर से 2 बता रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कम से कम 4 डिग्री का तो होना चाहिए। ये रेगुलर पॉइंट पे है, सिंगुलर पॉइंट पे है, ये हम डिस्कस करेंगे। 4 कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कॉन्सेप्ट बचा है हमारा रेगुलर, इरेगुलर, बेसेल्स इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये 4 टॉपिक पे है। रॉन्स्किन हो गया, ये भी रॉन्स्किन के हेल्प से था। ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, ये पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और लिप्स्किट कंडीशन, तब भी हम लोग कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है तो अब भी हमने कहा कॉची पियानो के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं वो सिर्फ क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन रिलेशन जस्ट टू द इक्वल ऑफ द नंबर, ये भी वही है उसी पे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट जितने कांस्टेंट है अगर आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो तो आपके पास क्या होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसी ऑर्डर के मिलते हैं। अगर आप उससे ज्यादा ऑर्डर का कर रहे हो डिफरेंशिएट तो आपको सॉल्यूशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल जाएगा बट वो लीनियर नहीं हो सकता, तो वो उसी पे रिलेटेड है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस प्रॉब्लम, द लीस्ट पॉसिबल ऑर्डर, फिर से वही पूछ रहा है, e⁻2x के साथ 2x आ गया, सेकेंड डिग्री की बात कर रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, 2 यहां से गारंटी दे रहा है, यहां से 2 गारंटी दे रहा है, आपके टोटल 4 हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप पूरे सिस्टमैटिक चल रहे हो, आपको बैकग्राउंड पता है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करने आपको कुछ बहुत बड़ा सोचना है, सिंपल लॉजिक से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें स्किप करनी होती है जस्ट एग्जाम के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल केस है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्शनल केस है आप उसको इन जनरल अप्लाई कर दो, बट एग्जाम में आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आपको शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए, बट उसके लिए आपको उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, वो कैसे, उसके लिए आप ऑथर्स के बुक पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, तो अब बाकी उसके बाद आपको उसके शॉर्ट ट्रिक भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक करते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आगे आप टीचर बनोगे तो आपको वहां पे सब एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि अगर जब आप
किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आपको वहाँ पे थ्योरी, तो वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। या फिर अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपका नॉलेज काम आता है। इसके अलावा पीएचडी वगैरह में तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सको। उसके बाद क्लियर हो गया, आपके पास टाइम मिलते हैं, आप प्रिपरेशन करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो डिटेल में किसी भी टॉपिक को लेके, और फिर उसी पे रिसर्च करो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसा मैंने आपको कहा था, 2-3 टॉपिक को छोड़ के हम पूरे पेपर को आज सॉल्व करेंगे, भले कितना भी लंबा वीडियो जाए। हमने सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए। जो मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं वो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो पार्ट रहेगा, और एक बचेगा हमारा बेसल्स इक्वेशन, रेगुलर पॉइंट, इरेगुलर पॉइंट, और एक क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो भी सिंपल है, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि छूटे हुए क्वेश्चन, और कुछ मैं कांस्टेंट से रिलेटेड छोड़ा हूं वो भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड होंगे जो भी एमएस सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने इतने भी कर लिए ना, अगर आपको 3 कॉन्सेप्ट को छोड़ भी देते हो, मैं कह रहा हूं 90% चांस है कि इसी में से आ जाएंगे। हो सकता है कि 10% में से वो 3 में से एक टॉपिक पूछ ले, ऐसा नहीं तीनों ही पूछेगा। वैसे वो इजी भी है, आप देख भी लोगे तो आपको आ जाएगा, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा अगर आपको यूट्यूब से करना है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको जरूरत नहीं है कहीं भी क्लासेस लगाने की। बट अगर आपको एक चाहिए कि नहीं डेली क्वेश्चन सॉल्व हो, अगर आपका बेसिक नहीं है, आपको बेसिक ज्यादा अच्छा नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह सीखना है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनफ होते हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत डीप में पढ़ना है, हो जाता है सेट में, बट थोड़ा आपको हर टॉपिक ध्यान देने होते हैं, स्पीड इंक्रीज करना होता है मेन मैटर। तो बैच ज्वाइन करने का यही आपको बेनिफिट होगा, जस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इसके अलावा सबके सॉल्यूशन वगैरह, तो ताकि हम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। किसी भी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है, जो क्वेश्चन के मैंने वो भी आपको बता दिए। और मेरा तबीयत खराब था, बट मैंने ये पहले ही सोच के रखा था कि नहीं मुझे इस वीडियो को बनाना है, इसके लिए जस्ट मैंने आज इतने रात में, क्योंकि ये इसको अपलोड होने में शायद ये मॉर्निंग में अपलोड हो, बट फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो 1 से ऊपर हो गया। ठीक है, तो बाकी इसको अपलोड करने में हो सकता है ये मॉर्निंग में हो या फिर आफ्टरनून में, क्योंकि इतना लंबा वीडियो है, इसको अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही अपलोड होता है ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें और जितने आपके फ्रेंड है वो शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो। ठीक है।